वेलकम। मैं आप सभी का अपना फिजिक्स गुरुजी अपने एक और नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। ये लेक्चर थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ रहेगा और थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल टीचिंग टाइप में भी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये ज़्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच को नहीं रखता है, सब्जेक्टिव अप्रोच भी रखता है। तो एक जो हमने सेगमेंट स्टार्ट किया था कूलम्ब्स लॉ, उस सेगमेंट का ये लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ को लेकर के लास्ट लेक्चर रहेगा। तो इस लेक्चर में बेटा जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो पढ़ेंगे अभी वो हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा और इस पर कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा कि बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। चार्जेस के बारे में आपने पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में आपने पढ़ा और भी कूलम्ब्स लॉ आपने डिस्कस किया, किस तरह का फोर्स दो चार्जेस लगाते हैं ये आपने देखा। तो अब हमारा जो टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आने पर हमारे दिमाग में आता है कि यार ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वास्तव में एक्चुअली डे टू डे प्रैक्टिस में या हमारे फिजिक्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेनली ये समझ सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है? ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये जो हमने किया है, ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नॉन एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हमारे पास वो दो तरीके से बेटा हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। एक तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग पढ़ेंगे या जो होगा वो आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग कह सकते हैं। इसको हम डिस्क्रीट नॉन यूनिफॉर्म या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और सेकंड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सेकंड जो टाइप का चार्ज है वो हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और ये जो सेकंड हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली तीन तरह का होता है, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें दूसरा पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ गए आप? इसका मतलब एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, मेरे पास खूब सारे चार्जेस हैं, वो मेरे पास एक कलेक्शन है। वो कलेक्शन दो तरह का हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, डिस्क्रीट हो जाए, और एक मेरे पास यूनिफॉर्म हो जाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल याद रखिएगा। रात के समय में आप स्टार को देखते हैं, आप आकाश में देखते हैं, स्काई में देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं। तो आप जब उस स्काई को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार जो मुझे फील हो रहा है वो एक्चुअली नहीं है।
एक्चुअली आपको क्या फील हो रहा है? आपको फील होता है कि यार सारे स्टार जो है वो आकाश में, स्काई में, वो एक सर्टेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जब आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि यार वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। स्काई में कुछ कुछ जगहों पर हमें लगेगा कि एक क्लाउड है, एक स्टार्स का क्लाउड बना हुआ है, एक जगह पर बहुत सारे स्टार इकट्ठे हो गए, एक जगह पर स्टार्स अलग अलग हो गए, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है जहां पे बहुत जगह पर काफी सारे स्टार्स इकट्ठे हो गए और कुछ जगहों पर जाकर वो स्टार दूर दूर हो गए, वो आपके पास कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमारे सिलेबस में ज्यादा ये है, हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हम ज्यादा इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, मैं आज ये जो शर्ट पहन के आया हूं ये जानबूझ करके पहन के आया हूं क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाना था। अब आप देखिए मेरी शर्ट की प्रिंटिंग देखिए, मेरी शर्ट की प्रिंटिंग में क्या कहीं ऐसा है कि ये रेड डॉट कहीं पर बहुत पास पास हैं, कहीं पर दूर दूर हैं? आपको ऐसा नहीं लगेगा। इस पूरी शर्ट में आपको ऐसा लगेगा कि जो रेड डॉट है, जो डिजाइन है, ये यूनिफॉर्म बनी हुई है, एक जैसी बनी हुई है। आप इसको कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे रेड डॉट ज्यादा है, यहाँ पे रेड डॉट कम है। इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन रेड डॉट्स का, ये पूरी की पूरी शर्ट में क्या हो गया? एक जैसा हो गया। तो इस तरह का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जहां पर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं हो, तो वो आपके पास कहलाता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपने लिखा है इसमें अपने एक डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक अनइवन शेप को हम कंसीडर कर लेते हैं, तो मेरे पास में ये एक अनइवन शेप है। ओके, अब मैं इसमें कुछ चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। सो एज द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, मैंने यहां पर कुछ चार्जेस को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहां पर मैं गया तो 2 ही हुए, यहां पर मैंने देखा तो इतने चार्ज हो गए, इस जगह पर मेरे पास में इतने चार्ज हो गए, बीच में आपके पास 1-2 चार्ज आ गया, इस जगह पर आपके पास और चार्जेस आ गए, यहाँ आपने देखा। तो आप जब इसको देख रहे हैं, आपने जब इस डायग्राम को देखा तो देखो इस पर्टिकुलर जगह पर, जब मैं इस पर्टिकुलर जगह की बात करता हूं, इस पर्टिकुलर जगह पर चार्ज जो है और इस पर्टिकुलर जगह पर जो चार्ज है, क्या ये एक जितने हैं बेटा? ये चार्जेस अलग अलग हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो आपके पास में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नॉन यूनिफॉर्म है, वो कहलाता है, वो भी एक पार्ट है आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। इस तरह का हमारे पास में कम आएगा देखने को। हम ज्यादा 12th में जब बात करेंगे, जो डीलिंग करेंगे, वो ज्यादातर इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के 2 चीजें क्लियर हुई होंगी, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। तो अब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में जो फर्स्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो we'll start with uniform distribution of charges. So अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे? वो हम स्टार्ट करेंगे, अब हमारा हेडिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बारे में तो इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है। तो मैं इसी को और अब चेंज कर देता हूं। नाउ माय टॉपिक इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की जब डिस्कशन करते हैं तो इसमें जो नंबर 1 पर हमारे पास आएगा या जो ए आएगा वो आएगा हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहली चीज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लीनियर चार्ज, आपको देखिए इस शब्द को ध्यान से देखिए, आपने इसको ध्यान से देखिए। लीनियर, इसका मतलब लीनियर मतलब 11th क्लास, हर जगह 11th क्लास आएगी। हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे हमें बढ़ने से रोकेगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप 11th क्लास के सारे वीडियोस को देखिए, आप 11th क्लास की छोटी छोटी बात को सीखिए, फिजिक्स इजी हो जाएगी बेटा। यहां पर भी क्या आ गया? लीनियर। लीनियर का मतलब 1 डायमेंशन, मतलब स्ट्रेट लाइन।
अगर कोई चार्ज स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या आएगा आपके पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मानता हूं कि ये मेरे पास एक L लेंथ की मेटल रॉड है, ओके, मेटल रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो आपके पास L है, और आपने इसको क्या काम किया कि कैपिटल Q चार्ज आपने इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप जब चार्ज बनाए तो आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज आपने दिया है दैट इज ऑफ प्लस Q, ओके। L लेंथ की एक मेटालिक रॉड है, उसको आपने मेटल है तो चार्ज जल्दी हो जाएगी, बाय कंडक्शन मेथड से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और वो चार्ज जो पूरी रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो L लेंथ पर लेट मी कंसीडर, लिख लीजिए अपनी कॉपी में डायग्राम बना के, ये डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिए लेट मी कंसीडर मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L एंड प्लस कैपिटल Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, ठीक है। सो अब हम एक शब्द को डिफाइन करेंगे जो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए सिंपल डेंसिटी के बारे में सोचो, सिंपल डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अगर कोई मास पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, फिर 11th क्लास में जाना पड़ेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने डेंसिटी की बात की थी, तो वो डेंसिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिंपल डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इट्स ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मास किसी बॉडी में यूनिफॉर्मली उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन अगर नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। अब हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किसको लेकर के है, चार्ज को लेकर के है। तो ये चार्ज इस L लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फार्मूला वही रहेगा, लगाने का तरीका भी वही रहेगा। इसका मतलब this is represented by lambda and that is Q divided by L. So this is known as linear charge density as far the SI unit concerned. SI unit क्या हो जाएगी, देखो चार्ज की यूनिट होती है कूलम और ये हो जाएगा kg. So this is कूलम अपॉन kg, ये इसकी हो गई SI यूनिट। SI यूनिट के बाद में मैं एक चीज अगर और देखना चाहूं, इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूं, डायमेंशन कितनी हो जाएगी, चार्ज की डायमेंशन एज यू ऑल नो A1 T1, ये आपके पास L है, L ऊपर चला जाएगा, कितनी आ जाएगी M0 L-1 T1 और A1। दिस इज डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक स्टार करके और लिख सकते हैं, ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स ओके। अब कोई इसका एग्जांपल भी देख सकता है, हमसे एग्जांपल भी पूछ सकता है कि यार ये आपने जो डिसाइड किया है, जो ऐसा किया है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा चाह रहा हूं कि यार मैंने एक रिंग ले ली, ओके, ये मैंने एक रिंग ले ली और इसकी जो रेडियस है दैट इज ऑफ R ले लिया मैंने। ये क्या है मेरे पास, कंडक्टिंग रिंग। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, all metals are conductor, so this is conducting ring and you can write it also metallic ring। आप इसको क्या लिख सकते हो, मेटल। अंगूठी पहनते हो ना, अंगूठी, सगाई वाली अंगूठी जो आपके फियांसे ने आपको पहनाएगी फ्यूचर में। अभी तो नहीं पहनाई ना किसी ने, अभी नहीं पहनना। फियांसे को थोड़ा कह दो रुक जा भैया, IIT कर लेने दे, डॉक्टर बन जाने दे उसके बाद। लेकिन वही अंगूठी, वही वाली रिंग, यहाँ पर मेटल की रिंग। अब आपने कहा कि सर रेडियस R थी, मेटल की रिंग थी, मैंने इसको चार्ज दे दिया। मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी आप इसको चार्ज देंगे वो चार्ज यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरी शर्ट के जैसे रेड स्पॉट आपको दिख रहे हैं, ये इस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सभी चार्जेस के बीच की डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। और कंडक्टर है तो ऑब्वियस है कि चार्ज सरफेस पर आएगा। ओके, अब हमसे पूछा कि अब आप बता दीजिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी।
Okay, linear charge density, that is of lambda. We are dealing with lambda. So lambda is the linear charge density. जो चार्ज आपने इसको दिया है, that is plus q चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, here we are having the plus q. अब अगर आप इस रिंग को कट कर देते हैं, ये सारी इसकी सर्कमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इट्स ओके. दिखने में ऐसा लग रहा है कि 2D शेप है, ऑब्वियसली रिंग इज ए 2D शेप. लेकिन अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो जस्ट कट इट. आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए किसी और इसको स्ट्रेट कर लीजिए. इफ यू कट एंड स्ट्रेट दैट इट इज केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ मेटालिक स्ट्रेट मेटालिक रॉड. इट इज द केस ऑफ स्ट्रेट मेटालिक रॉड. ध्यान से सुनो, इस रिंग को मैंने यहाँ से काट दिया और काट के मैंने इसको सीधा कर दिया तो तार बन गया ना. रिंग को काटा और काट के सीधा किया तो क्या बन गया बेटा? वायर बन गया. कौन सा वायर बन गया? ये बन गया. तो Q की जगह तो Q है, लेकिन L कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी. इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई r. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पाई r. सो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रिंग. अगर आप रिंग की बात करते हैं तो ये रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी. आप कोई बोले सर मजा नहीं आया, एग्जाम्पल सर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करके बताइए. ओके मेरे बच्चे, अभी देख न्यूमेरिकल करते हैं. एक तूने कहा सर एक रिंग है मेरे पास. बिल्कुल है. इसकी रेडियस 7 मीटर है. ओके, कितनी रेडियस है? 7 मीटर. सर मैंने इसको चार्ज दिया. कितना चार्ज दिया? मैंने इसको चार्ज दिया 154 कूलम. ओके, तो 154 कूलम आपने इसको चार्ज दिया तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. इज इट ओके? ओके. अब आपने कहा कि सर मैंने इसको चार्ज दे दिया, सारा कुछ कर दिया. अब आप एक काम करिए, इसका लैम्डा निकाल दीजिए. लैम्डा निकालते हैं बेटा. देख कितना आया आपके पास? 154. क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? Q बाई L. लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई L. एंड व्हाट अबाउट फॉर रिंग है तो रिंग के लिए L कितना आएगा? 2 पाई r. 2 इंटू 22 बाई 7 और r कितना आएगा आपके पास? 7. 22 बाई 7 और r कितना है? 7. 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. अब देख ध्यान से, ये कुछ कैंसिल होता है क्या? 2 से इसको काट के देख कितना कटेगा? 2 7 और 2 7. ओके, 77 आ गया. व्हाट यू हैव? 77 अपॉन 22. 11 से काट दे. 7 बाई 2 3.5 कूलम पर केजी. समझ गया क्या? कूलम पर केजी नहीं आएगा, ये कूलम पर केजी नहीं आएगा, कूलम पर मीटर आएगा. ध्यान रखना बात को, उसको करेक्शन कर लेना बेटा. इमोशनल हो गया मैं. कूलम पर केजी नहीं आएगा, कूलम पर मीटर आएगा. वहां ध्यान रखना बात को, ठीक है? तो यहाँ भी कूलम पर केजी नहीं लेना है, यहाँ पर कूलम पर मीटर लेना है. समझ गए बात को? बात समझ गए? ठीक है. कूलम पर मीटर का ध्यान रखना. वो केजी गलत हो गया है, कूलम पर मीटर आएगा. ध्यान रखिएगा बात को आप. तो यहाँ भी कूलम पर मीटर आएगा, ये बात आप ध्यान रखना. समझ गए क्या बात को आप? ओके बात है, बात को समझ गए? ठीक है. तो ये आपके पास इस तरह से आप वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. ओके, क्लियर कट बात है? चलिए ठीक है, ये बात समझ आ गई. यहाँ तक ये बात ठीक थी. अब हमसे कोई ये पूछ सकता है, इसको अगर मैं आगे IIT लेवल पे लेकर के जाऊं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे लेकर के जाऊं कि ओके आपने सब इसकी लैम्डा निकाल लिया, रेडियस आपके पास था 7 और जो चार्ज आपने इसको दिया था दैट इज 154 कूलम. ओके, आपने इसका लैम्डा जो फाइंड आउट किया है and that is of 3.5 कूलम पर मीटर. ओके, you just calculated it. आपने 7 को कैंसिल आउट कर दिया. 77 7 by 2 3.5 कूलम पर मीटर. अब आपसे पूछा कि साहब ये सेंटर है और मैंने एक आर्क ले लिया, ये मेरा एक आर्क हो गया AB and that arc. अब आपसे पूछा what is the charge on arc AB of length 2 meter. It's okay.
2 मीटर का कोई आपने आर्क ले लिया और ये पूछ रहा है कि ये कहानी जब हुई, इतना चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सिर्फ इतना इतना जो ये आर्क है बेटा मेरे, इतना इतना जो आर्क है इस पर चार्ज बता दो। तो इस पर चार्ज आप बता सकते हैं। इस पर चार्ज कितना होएगा, देखिए लैम्डा बराबर आपने निकाल लिया। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज गया। लैम्डा क्या बताता है हमें, उसकी चाहे ये वायर हो चाहे ये रॉड हो, इसकी 1 मीटर पर कितना चार्ज गया। देखो क्या लिखा आपने, कूलाम पर मीटर। इस पर भी क्या होगा, इसके 1 मीटर पर कितना चार्ज गया। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस पर कितना चार्ज गया, क्यू डैश। तो मेरे पास में जो क्यू डैश आएगा वो कितना आएगा, 1 मीटर का चार्ज कितना था, चार्ज ऑन 1 मीटर ऑफ द रिंग कितना होता है, लैम्डा। और आर कितना है, ए बी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू ए बी। तो लैम्डा मेरे पास कितना आया 3.5, ए बी कितना था 2, दैट विल बी 7, दैट विल बी 7। कितना आ जाएगा 7। और क्या आएगा, गुलाम आएगा। तो मेरे पास इस ए बी आर पर चार्ज कितना आएगा, 7 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 7 कूलम। तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। अब कोई बच्चा हमसे ये भी पूछ सकता है कि सर एक और इसका पार्ट आप बता दीजिए। इतना सा टुकड़ा मैं ले लेता हूं, आई एम कंसिडरिंग इतना, ये जो टुकड़ा है मेरे पास इतना, और इसकी जो लेंथ ले लेता हूं मैं डेल एल, और मैं इस पर जो चार्ज ले लेता हूं वो ले लेता हूं dq। इट्स ओके। एक कोई भी सेगमेंट, छोटा सा एक सेगमेंट कंसीडर कर लिया। देखिए ये बोर्ड था, फिर बोर्ड से मैं सिंपल बोर्ड क्वेश्चंस पर आया, सिंपल बोर्ड क्वेश्चंस के बाद ये नीट पर आ गया। अब मैं आईआईटी के जो सेगमेंट है, जो मेंस का सेगमेंट है, उस पर हम बात करते हैं। तो इसी से रिलेटेड है, ये टॉपिक से रिलेटेड है, तो किस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि साहब यहाँ से इस सेगमेंट के मिड से आई एम कंसीडरिंग ए पॉइंट हैविंग अ चार्ज q1। सो व्हाट इज कूलम्ब फोर्स, ये P है और ये S है। सो मेरे को इसमें, इस सेगमेंट में और इसमें कूलम्ब फोर्स क्या होगा। तो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K q1, और इस पर चार्ज क्या था q2, और डिवाइड बाई मान लीजिए आपको दे दिया L, सो दैट इज ऑफ L स्क्वायर। ये होता है कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला, ये होता है K q1 q2 बाई R स्क्वायर। तो K अपनी जगह पर है, q1 यहाँ रखा था, और इस सेगमेंट का चार्ज मैंने कितना लिया dq, और डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने L स्क्वायर। इट्स ओके। अब आगे चले, अगर हमें ये नहीं दे रखा है तो व्हाट शुड वी डू। हमें एक बात पता है, लैम्डा क्या होता है, q बाई एल होता है। इस पर कितना चार्ज है dq, इसकी लेंथ कितनी है dl। सो इस फॉर्मूले का जब मैं यूज करता हूँ, व्हाट शुड आई विल गेट, आई विल गेट dq, दैट इज लैम्डा डेल एल। ओके, सो व्हाट शुड आई राइट, k q1 लैम्डा डेल एल, और यहाँ क्या आ जाएगा L स्क्वायर, and that is the Coulomb force between the segment of the ring. Coulomb force between the segment of the ring and the charge. K आपको पता रहेगा कांस्टेंट है, L आपको गिवन होगा, चार्ज आपको गिवन होगा, लैम्डा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट कर लेना। और डेल एल जो हमने यहाँ आर्क लिया था, यही आर्क यहाँ पर है। तो इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिक बात ये है, और आगे न्यूमेरिकल्स में इस तरह से ये टर्न अप हो जाता है। तो आप पॉज करके इसके वीडियो बना लीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मैं इसका सेकंड पार्ट पर चर्चा करूंगा मैं इसका, ठीक है। हाँ, यहाँ वो बेटा मास की जगह केजी की जगह मीटर कर लेना, वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों इमोशनली वो दिमाग से निकल गई बात, तो आप उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो गया है, बस थोड़ा सा वो स्लिप हो गया, स्लिपिंग ऑफ टंग हो गया। सेकंड केस में जो मैं बात करूंगा आपके पास, वो मैं बात करूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा। तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी में अगर आप चाहते हैं एक डेफिनेशन लिखना आपके बोर्ड के हिसाब से, तो आप वहां लिख सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप वहां पे लिख सकते हैं स्टार लगा के, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐसे देखिए कि मैंने एक स्फीयर ले लिया, आई एम डीलिंग विद ए
स्फीयर मैंने, और इसकी जो रेडियस है वो मैंने ले ली r। ये क्या है भाई साहब? ये है कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, क्या ये कंडक्टिंग स्फीयर, या कुछ लोग इसको मेटल स्फीयर भी कहेंगे। मेटल स्फीयर है तो मेटल के अंदर चार्ज नहीं होता है, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? सरफेस पर चला जाता है। आपने इसको चार्ज दे दिया तो ये चार्ज आ गया, और चार्ज आ गया तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इज इट क्लियर? आपको समझ आ गई बेटा बात? ये क्लियर बात है? कितना चार्ज आपने दिया? आपने दिया Q चार्ज, प्लस Q चार्ज आपने इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया। एक बच्चा ये भी कह सकता है सर मैं तो ये क्यों लूं, मैं तो एक शीट लूंगा सर मेटल की। कोई बात नहीं बेटा, यू कैन जस्ट टेक द मेटालिक शीट ऑल्सो। आपने इस पर भी एक प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। प्लस चार्ज जब आपने इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से आ रहा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के अंदर हम इसको डील कर रहे हैं, और ये हमारे आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, कैपेसिटर बोल के एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये वहां पे भी कहीं हमारे को काम आएगा। ओके, सो दिस इज अगेन मेटल शीट और कंडक्टिंग शीट। This is metal sheet और conducting sheet. Okay, you can just write on the square कर सकते हैं. This is the square metallic sheet of side A. It's okay, and you are providing the same charge here. So this is the uniform distribution of charge. In this case, metal के अंदर charge नहीं होता है, surface पे आता है. ये बहुत thin sheet है. You can just write thin. This is also compulsory, thin conducting sheet, and this is thin. बहुत पतली मेटल की एक शीट है। ये स्फीयर है, ये शीट है, आपने चार्ज दिया, इस तरह का चार्ज का रिफ्लेक्शन आ जाएगा। चार्ज के रिफ्लेक्शन आने के बाद व्हाट यू विल डू, अब हम डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, दिस इज लाइक ए ट्रेडिशनल क्लास, यू नो। आज आपको फीलिंग आ रही है वो पुरानी ट्रेडिशनल क्लास की, टीचर बोलता है, बच्चा लिखता है, वैसा ही कहीं करना होगा हमें। ईयरफोन लगा लीजिए, आइसोलेट हो जाइए, और देखिए कितनी सुंदर चीज हमने बनाई है। एक मेटल की शीट को आपने चार्ज दे दिया है और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इट्स ओके, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज अगेन वी हैव द फार्मूला, गिवन चार्ज एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका जो भी सरफेस एरिया रहेगा वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी हैव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा, एंड दैट इज Q by A. This is particular formula which we will deal in this particular case, and SI unit is coulomb upon meter square. This is its SI unit, and as per the dimension concerned, M0, L minus 2, T1 and A1 is the dimension, and again it is a scalar quantity. Again it is a scalar quantity. ये scalar quantity है और आप इसको इस तरह से करेंगे। अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, अब मैंने एक फार्मूला लिखा कि सिग्मा इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई A, एंड इफ A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, if A equals to 1 meter square, then sigma equals to Q. From this relation, इस relation से इसकी definition आती है। We can define surface charge density. So what is surface charge density? Surface charge density numerically equal to the charge in uniform distribution of charge kept on the surface of unit square. समझ गए? एक यूनिट स्क्वायर की जो सरफेस है वो कितना एरिया होल्ड करेगी, जब आप उसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन लेकर के आएंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। तो दिस आपने डेफिनेशन लिखी यूनिट चार्ज डेंसिटी की, वहां पर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर 2D 3D कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स लिख लीजिए, 2D या 3D कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स लिखिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सो आप इसको लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी is the amount of charge
contained by 1 meter square surface area. So this is the surface charge density. ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इसमें आगे चलते हैं। आपने कहा कि सर मुझे तो स्फीयर के लिए बता दीजिए, तो 4, इसमें फर्स्ट केस की बात करते हैं, 4 कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर की, तो कंडक्टिंग स्फीयर में सिग्मा की बात कर रहे हैं, सिग्मा में आपने कितना चार्ज दिया, Q। और अब इसका, क्योंकि सारा का सारा इवन स्फीयर 3D है, स्फीयर क्या होता है 3D है, लेकिन चार्ज कहाँ जाता है उसकी सरफेस पर। स्फीयर तो पूरा का पूरा फुटबॉल इज ए 3D फिगर, लेकिन चार्ज कहाँ चला गया, उसकी सरफेस पर। ठीक है, सरफेस पर चला गया, तो सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज द केस फॉर स्फीयर। अब आप इसकी बात करते हैं, स्लैब की बात कर लीजिए या शीट की बात कर लीजिए। तो सेकंड पार्ट है 4 कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब की आप बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कंडक्टिंग स्लैब की, देखो क्या बात करेंगे कंडक्टिंग स्लैब की, कितना चार्ज प्रोवाइड किया आपने Q, और स्लैब का एरिया, अगर स्लैब स्क्वायर फॉर्मेट में है तब तो ये आ जाएगा, और अगर स्लैब स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है तो कितना आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ आएगा। आपने कहा सर मेरे पास तो डिस्क है, मेरे पास क्या है, डिस्क, थाली जिसमें खाना खाते हैं, थ्रो करते हैं, वो डिस्क है हमारे पास, दैट इज इट कैन बी ऑफ मेटल। सो वहां पे आप लिखेंगे पाई r स्क्वायर, एंड हियर r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। समझ गए? सो दिस इज फॉर स्क्वायर प्लेट, ये किसके लिए है, स्क्वायर प्लेट। दिस इज फॉर रेक्टेंगल प्लेट, ये किसके लिए है, रेक्टेंगल प्लेट के लिए है। एंड दिस इज फॉर डिस्क, ये किसके लिए है, डिस्क के लिए है। ये किसके लिए है, रेक्टेंगल प्लेट के लिए है, और ये किसके लिए है, स्क्वायर प्लेट के लिए है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल, आप इस पर बहुत आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज कि आपने कहा कि सर, इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, कि जो मैंने इसको चार्ज दिया है दैट इज ऑफ 10 कूलम। ओके, आपने कितना चार्ज दिया है इसको, 10 कूलम चार्ज दिया है, और सॉरी आपने कितना चार्ज दिया है इसको, 10 कूलम चार्ज दिया है। और 10 कूलम चार्ज जब आपने इसको दिया है तो आप देखेंगे कि जो इसका साइड है दैट इज ऑफ, लेट इट बी 2 सेंटीमीटर। ओके, सो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी? एज वी नो दैट स्क्वायर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A स्क्वायर, सेंटीमीटर विल कन्वर्टेड इनटू मीटर immediately. Okay, so that is 10 coulomb, that is 2 into 10 raised to power minus 2 का whole square, that is 10 by 4 into 10 raised to power minus 4, that is 10 raised to power 5 by 4. You can write 100 into 10 raised to power 3 by 4, that will cancel out. 25 into 10 raised to power 3 coulomb per meter square is surface charge density. So this can use the formula. अगर यही इसके केस में आता है तो आप इस फॉर्मूले को लगा लेना, वहां पे आर की वैल्यू रख लेना। अगर कोई डिस्क है तो इस फॉर्मूले को लगा लेना। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक सिंपल मेथड है सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर। आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात जब भी आप करेंगे तो इस तरह से आप इन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये समझने की बात ज्यादा है, इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत टिपिकल बात नहीं है। अब देखिए एक चीज इसमें हम कर सकते हैं, मैं एक बार इसको यहां से रिमूव करता हूं और एक और आपको केस बताता हूं कि फॉर एग्जांपल आइए देखिए, अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैंने इसका एक सेगमेंट कंसीडर कर लिया, आई एम कंसीडरिंग ए सेगमेंट। ओके, तो मैंने इसका एक इतना सा हिस्सा कंसीडर कर लिया है और इस इतने से हिस्से का जो एरिया है वो मेरे पास dA है, दैट इज एरिया। ओके, और इतने से हिस्से पर जो चार्ज है दैट इज ऑफ dQ, तो ये मेरे पास हो गया चार्ज। अब आपको एक बात पता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका मतलब यहां भी इतना ही चार्ज है, 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 यहां भी इतना ही, यहां भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया पर सेम है। तो इस पर्टिकुलर के लिए जब मैं सिग्मा को डिफाइन करूंगा दैट इज सो ऑब्वियस, Q by A स्क्वायर जो मेरे पास है, या अगर एरिया की बात करता हूं तो Q by A आता है एरिया। तो अगर मैं इस सेगमेंट के लिए बात करूंगा, इस एरिया एलिमेंट की बात करूंगा
तो ये मेरे पास आएगा dq बाई dA। ओके, तो यहां से मुझे एक बात पता लग गई कि जो dq है वो मेरे पास में कितना आ गया, dA फॉर एरिया एलिमेंट की बात मैंने यहाँ पे कर दी। ओके, सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट, और इसके लिए मैंने कितना चार्ज होगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया वेक्टर की फॉर्म में निकाल दिया। ओके, अब आपने ये कहा कि सर इससे एक चार्ज ले लीजिए Q1 और L डिस्टेंस पर ले लीजिए। बहुत बढ़िया, इस एरिया एलिमेंट से, इस शीट के एरिया एलिमेंट से चार्ज आपने ले लिया Q1, L डिस्टेंस पर ले लिया, और इस एरिया एलिमेंट और इस चार्ज के बीच में कूलम्ब फोर्स आपको निकालना है। क्या निकालना है? कूलम्ब फोर्स। किस किस के बीच में? एरिया एलिमेंट और गिवन चार्ज के बीच में। तो कूलम्ब फोर्स का फार्मूला आप सबको पता है, F = K Q1, उस एरिया एलिमेंट पे कितना चार्ज था Q2, और बीच की डिस्टेंस कितनी थी L²। इज इट क्लियर? यही होगा, यही होगा ना। कूलम्ब फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R²। मैंने क्या निकाला है? ये क्या है आप लिख लेना, कूलम्ब फोर्स बिटवीन गिवन चार्ज Q1 एंड एरिया एलिमेंट ऑफ द शीट। सो दैट इज F = K Q1 dQ बाई L² आ गया। अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या? इसकी वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? ये रही। ये कितना आ जाएगा? सिग्मा। यह कितना आ जाएगा? dQ। यह कितना आ जाएगा? L²। सो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्ब फोर्स इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तो एक बेसिक बात है, लेकिन अब एक प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूं, जो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आप लिख लीजिए स्पेशल, आप लिख लीजिए SPECIAL, स्पेशल, स्टार लगा लीजिए, स्पेशल लिख लीजिए। देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी की जब आपने बात की तो हमने ये देखा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। और अगर मैं डिस्क की बात करूं तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था फॉर ए डिस्क, ये आपके पास आ जाएगा Q/πr² फॉर ए डिस्क। ये आपके पास, अगर इसकी रेडियस r है, और ये आपके पास क्या है? कंडक्टिंग डिस्क है। ठीक है, इसका मतलब गिवन चार्ज कांस्टेंट है फॉर Q कांस्टेंट। गिवन चार्ज कांस्टेंट के लिए आपको ये बात पता लग रही है कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखिए, इसका मतलब जहां पर रेडियस ज्यादा होगी, जहां पर रेडियस ज्यादा होगी वहां चार्जेस कम होंगे। फ्लैटर सरफेस अगर है, कोई बड़ी फ्लैटर सरफेस है, तो वहां चार्ज डेंसिटी कम है, लेकिन अगर रेडियस कम है तो वहां पर चार्जेस ज्यादा होंगे। जैसे आपके बाल, जैसे ये मार्कर है, इट्स ओके, ये पूरे की रेडियस r है, लेकिन इस मार्कर की नॉब देखो, नॉब, मार्कर की नॉब, इसकी रेडियस क्या है? ऐसे ये पूरा सिलेंडर है, इसकी रेडियस r है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इस मार्कर की रेडियस क्या है? कम है। तो अगर ये पूरा मेटल का होता और मैं इसको चार्ज करता, तो इसकी रेडियस कम है तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा होता, इसकी रेडियस कम है तो यहाँ पे चार्ज, देखो यार, रेडियस कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। यही बात है ना, पर यूनिट एरिया में चार्ज ज्यादा होगा वहां पे। तो तीखी जगहों पर चार्ज, जो शार्प पॉइंट्स होते हैं, जो तीखे पॉइंट्स होते हैं, वहां पर चार्ज ज्यादा होगा इस फॉर्मूले से। जैसे अगर हमारी पूरी बॉडी को चार्ज कर दिया जाए, हम एक इलेक्ट्रिक के वायर को पकड़ लें, हमारी पूरी बॉडी पर चार्ज आ जाए, तो चार्ज कहां ज्यादा होगा बेटा? कॉर्नर्स, नुकीली चीजें हमारी बॉडी की क्या है? देखो, फिंगर टिप्स, यहाँ चार्ज आएगा, फिंगर टिप्स, हमारी नोज भी हमारी क्या शार्प है, यहाँ भी चार्ज आएगा। आपके पैरों की उंगलियां, वो भी क्या है आपके शार्प हैं, तो वहां पे चार्ज ज्यादा आएगा। आपके हेयर्स के जो आगे वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पे चार्ज ज्यादा आएगा। अब इसीलिए तो क्या होता है कि जब हमें करंट लगता है तो वहां पे चार्ज एक्यूमुलेशन हेयर्स पे ज्यादा हो जाता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक तरह का चार्ज होता है। टिप्स को चला के रिपेल करेंगे तो हमारे बाल क्या हो जाएंगे? स्पाइक्स कट हो जाएंगे, ऐसे खड़े बाल हो जाएंगे। तो खड़े बाल इस वजह से होते हैं। सो दिस shows that accumulation of charge is maximum. Accumulation of charge is maximum, or charge density of sharp edges is maximum as compared to flat part. समझ गए? चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू फ्लैट पार्ट। जो फ्लैट पार्ट है उसके कंपैरिजन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इस तरह की कुछ चीज आपको बना दी, तो यहाँ पे चार्ज इट्स ओके, दैट इज द फ्लैटर पार्ट, लेकिन यहाँ आते आते चार्ज का एक्यूमुलेशन एज कंपेयर टू अदर्स ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या आपको?
बात समझ में आ गई ना? इस जगह पर देखिए ध्यान से, इस जगह पर चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। चार्ज एक्यूमुलेशन हायर एंड्स पर चला गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो तीखे जगहों पर, तीखे कॉर्नर्स पर चार्ज क्यों ज्यादा होता है? बारिश के टाइम पे आप देखेंगे फ्रिज के कॉर्नर, कूलर के कॉर्नर, वहाँ हवाई करंट प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है। अर्थिंग जिन घरों में नहीं होती है, वो शार्प किनारों पर चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। आपकी मोटरसाइकिल का जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग होता है, जब आप किक लगाते हैं तो वो भी नुकीला पार्ट होता है, वो भी शार्प एज होता है, उसमें भी यही प्रिंसिपल काम में लिया जाता है। तो ये आपने देखा दूसरे नंबर का आपने जो काम किया है। अब हमारे पास एक थर्ड आ गया, हमारे पास एक थर्ड के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले हम एक बात आपको और बता दें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी और आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो मोर और लेस कंडक्टिंग मटेरियल के लिए डिफाइन होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मोर और लेस डिफाइंड फॉर कंडक्टिंग मटेरियल। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा, ये इंसुलेटर्स के लिए हम लोग ज्यादा इसको यूज करेंगे, इंसुलेटर्स के लिए हम ज्यादा इसका उपयोग करेंगे। तो ये अपनी कॉपी पे आप हेडिंग डाल नोट में लिख सकते हैं कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर इंसुलेटर, यूज्ड फॉर मेनी टाइम्स फॉर इंसुलेटर्स, और वो आपके पास कंडक्टर के लिए यूज होगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेरे पास में एक कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, और मेरे पास जो एक चीज है, मैं एक और ऐसे मान लेता हूं कि मेरे पास में एक क्यूब है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉन कंडक्टिंग क्यूब, दिस इज ऑल्सो नॉन कंडक्टिंग क्यूब। इज इट क्लियर? नॉन कंडक्टिंग क्यूब ऑफ साइड ए, इसकी साइड क्या है? मेरे पास ए है, इसकी रेडियस क्या है? मेरे पास ए है। अब मैंने इसको कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू। इंसुलेटर को दिया गया सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? इंसुलेटर को दिया गया सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमने पढ़ा था चार्जेस के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी में अंदर पढ़ा था। कंडक्टर को दिया गया सारा चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाता है, और इंसुलेटर को दिया गया सारा का सारा जो चार्ज है वो उसके अंदर सेट हो जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। समझ गए बात बेटा? आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप इंसुलेटर को चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज सारा का सारा उसके अंदर चला जाएगा, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन हमने ले रखी है। तो हम यही कहेंगे कि वो चार्ज उस कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, और इस तरह से बनाइएगा कि चार्ज आपको लगे कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक पर्टिकुलर टर्म जो हम डिफाइन करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, एंड दैट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड दिस इज बेसिकली फॉर 3D फिगर्स होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम वर्ड है ये 2D के लिए डिफाइन नहीं होगा, 3D के लिए डिफाइन होगा। तो पहली बात ये आ गई कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइनेबल फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स एंड एज वेल एज फॉर इंसुलेटर ऑब्जेक्ट, क्योंकि चार्ज क्या रहना चाहिए? इनसाइड रहना चाहिए। एंड दैट द सेम फॉर्मूला इज गिवन, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। So this is the formula which we are going to deal in this particular case. अब इसी फॉर्मूले का यूज करके आपने कहा कि सर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप बता दीजिए, तो स्फीयर के लिए बता देते हैं बेटा। कितना चार्ज दिया आपने? प्लस क्यू। इसको भी कितना चार्ज आपने दिया? प्लस क्यू। और इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके केस में अगर बात करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा
कितना चार्ज आपने दिया प्लस क्यू, और इसका जो वॉल्यूम रहेगा आपके पास क्या होता है साइड क्यू, तो ये आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट की अगर हम बात करते हैं दैट इज ऑफ कूलम अपॉन मीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं m0 L-3 T1 A1 इसकी डायमेंशन आ जाएगी, एंड इटसेल्फ इज ए स्केलर क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये वही बातें हैं जो हमने लीनियर में पढ़ा, जो हमने यहाँ पढ़ा, उन्हीं बातों को हमने यहाँ पे कंसीडर किया। अगेन आप एक बात इसमें लिख सकते हैं कि एज यू नो इक्वल्स टू प्लस क्यू बाई वी, एंड इफ v इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब then rho equals to plus q. So the charge accumulated on unit volume area, charge accumulated on unit volume is known as volume charge density. As simple as that आप इसमें कर सकते हैं। अगर चार्ज आपको 100 कूलम दिया हुआ है, चार्ज गिवन टू यू 100 कूलम, इसी को न्यूमेरिकल में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, और मैं ऐसा मानूं कि भैया ये जो चार्ज है दिस इज ऑफ 100 कूलम, और ये जो a है मेरे पास, आई एम हैविंग a इक्वल्स टू 10 meter. So what will be the density? So that is of 100 coulomb, and that is of 10 meter cube. So that is, you can write 100 coulomb divided by 1000 meter cube. So that is 10 raised to power minus 1 coulomb upon meter cube. This is the density per unit volume में, इसके unit volume में इतनी चार्ज कंटेन करता है। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने कहा सर इसका एक वॉल्यूम एलिमेंट आप ले लीजिए, ओके वी आर कंसीडरिंग ए वॉल्यूम एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट हैविंग द वॉल्यूम ऑफ dv एंड चार्जेस ऑफ dq। ठीक है, अब अगर आपको इसका वॉल्यूम पता है इस पर्टिकुलर केस में, तो आप इसी फॉर्मूले को अगर आप आगे लेके जाएंगे, सो दैट इज रो इक्वल्स टू q by v, and for volume element that is dq by dv. So you can find out dq equals to rho dv. इस फॉर्मूले से देखिए रो, यू नो द वैल्यू ऑफ रो। अगर आपके पास इस वॉल्यूम एलिमेंट का कोई भी मेजरमेंट है, कोई साइड है या कोई वॉल्यूम है, तो इसके अंदर कितना चार्ज ये एक्यूमुलेट करेगा। दिस इज द चार्ज कंटेन्ड बाय वॉल्यूम एलिमेंट। इसके अंदर कितना चार्ज होगा, ये जो डब्बा आपने बनाया छोटा डब्बा, ये कितना चार्ज रखेगा, इतना चार्ज रखेगा, लेकिन इस डब्बे की मेजरमेंट या वॉल्यूम आपके पास होना चाहिए। अब आपने कहा कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन इस वॉल्यूम एलिमेंट से एक चार्ज में यहाँ पे प्लस q1 ले लेता हूँ, और इस वॉल्यूम एलिमेंट से इस +1 चार्ज की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ l। ठीक है, इस वॉल्यूम एलिमेंट से एक चार्ज आपने ले लिया q1 और l डिस्टेंस पर ले लिया। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप बोल रहे हैं कि सर इनके बीच में कितना कूलम्ब फोर्स होगा। कूलम्ब फोर्स कितना होता है बेटा, F इक्वल्स टू k q1 dq बाई कितना आएगा, l स्क्वायर आएगा। इन टर्म्स ऑफ dq यू कैन राइट F इक्वल्स टू k q1 sigma, not sigma, but this is rho dq by l square. This is the Coulomb force in terms of density. So this is the charge distribution, last topic of this segment. I hope you all understand it. न्यूमेरिकल करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, फिजिक्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा फिजिक्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंजॉय करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरे मैसेज पर जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।